हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताता हूँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, मेनली यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट जो न्यूज़ बताऊँगा, ये बोल रहा है ये कि नंबर ऑफ इंडियन वर्कर्स रिक्वायरिंग डिजिटल स्किल्स सेट टू राइज बाय 27.3 मिलियन ओवर नेक्स्ट ईयर। एक रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, मतलब जो इंडिया में जो एक्चुअली वर्कर है उसका डिजिटल स्किल बढ़ाना जो बढ़ाएगा वो मतलब 27.3 मिलियन तक अगले साल बोल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, एक एक्चुअली एक रिपोर्ट रिलीज हुआ जो क्या है, अमेजोन वेब सीरीज और AWS, एक बोल रहा है एन Amazon.com कंपनी has released its report building digital skills for changing workforce, which revealed that over next year the number of Indian workers needed digital skill for their jobs is set to increase by 27.3 million, representing 7% of the country's workforce। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो अमेजॉन वेब सीरीज एंड Amazon.com कंपनी है उसका द्वारा जो एक रिपोर्ट निकाला गया है उसमें ये बोला जा रहा है जो इंडिया में एक्चुअली जॉब के लिए 27.3 मिलियन एक्चुअली डिजिटल स्किल डेवलप करना होगा, और जो क्या करेगा टोटल कंट्रीज का 7% वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। 7% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स, टोटल जो कंट्री का वर्कफोर्स है उसका 7% ये रिप्रेजेंट करेगा। ये रिपोर्ट और भी ये बोल रहा है, द रिपोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट 90% ऑफ वर्कर्स सर्वेड इन इंडिया एक्नोलेज्ड दैट दे रिक्वायर मोर डिजिटल स्किल्स। मतलब जो 90% जो वर्कर्स है, जो लोग इंडिया में ऑलरेडी है, वो लोग को भी एक्चुअली डिजिटल स्किल का ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, द एबिलिटी टू यूज क्लाउड बेस्ड टूल्स सच एज क्लाउड डेवलपर टूल्स, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, अकाउंटिंग, customer relationship management or CRM software will be the most in demand skill required by employees by 2025, followed by technical support, cyber security skills etc। डिजिटल स्किल्स क्यों नीडेड है? क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारी जो एक्चुअली ऑफिस बोलो, बैंक बोलो, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सभी जगह पे आजकल कंप्यूटर वगैरह यूज हो रहा है, तो उसमें डिजिटल एक्चुअली स्किल चाहिए। तो नॉर्मल जो आदमी है वो एक्चुअली लिखा पढ़ा भी हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंप्यूटर वगैरह का स्किल अच्छा नहीं होगा तो एक्चुअली उसको काम वगैरह करने के लिए दिक्कत होगा। और अगर वो डिजिटली मतलब कंप्यूटर का उसका नॉलेज वगैरह रहेगा, वो सॉफ्टवेयर बारे में नॉलेज वगैरह रहेगा तो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर इंडिया में ऐसे ही ऑलरेडी मतलब डिजिटल स्किल दिया जाए, स्टूडेंट हो व जो लिखा पढ़ा आदमी है, तो क्या होगा, इसमें बाहर का जो कंपनी वगैरह है वो लोग भी इंडिया में अट्रैक्ट होगा आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर स्किल्ड लेबर मिल जाए तो वो सब के लिए बहुत अच्छा ही होगा। एक्चुअली इंडिया तो जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो इसका मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, और इधर स्किल्ड लेबर भी मिल जाए तो बाहर का जो कंपनी है वो आएगा ज़्यादा और इधर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो इसके इंडिया का जो GDP का ग्रोथ होगा और इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। ऐसे स्किल के लिए और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको STEM बोला जाता है, STEM, जिसमें होता है साइंस। S को बोला जाता है साइंस, T को बोला जाता है टेक्नोलॉजी, और E को बोला जाता है इंजीनियरिंग, और M के बोला जाता है मैथमेटिक्स। मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कब ये अभी जो बता रहा हूँ वो एक्चुअली बहुत सारी गवर्नमेंट का स्कीम्स हैं जो एक्चुअली ऐसे डिजिटल स्किल्स वगैरह के लिए मतलब इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। ये एक्चुअली मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है, अगर आए डिजिटल स्किल के बारे में तो आप लिख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और PMKVY, फिर है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड और संकल्प, फिर है कौशलचर्या अवार्ड स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, जिसके बोलते हैं श्रेयास। फिर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग और ASEM। फिर है स्किल सर्टिफिकेशन, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और NSQF। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली स्किल डेवलप के लिए मेनली मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब डिजिटली हो और ना हो, मतलब स्किल्ड
डेवलप के लिए सब स्कीम लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में अगर स्किल डेवलप के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो आप वो लिख सकते हैं सब। फिर अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और PMKVY उसका देख लेते हैं। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और MSD के द्वारा लिया गया है और इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फ़ी पेड बाई द गवर्नमेंट, मतलब ये ट्रेनिंग और जो असेसमेंट फ़ीस है ये गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्चुअली पेड किया जाता है। इसका एम क्या है, टू एनेबल ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दैट विल हेल्प देम इन सिक्योरिंग ए बेटर लाइवलीहुड। मतलब जो एक्चुअली इंडस्ट्री मतलब रिलेवेंट इंडस्ट्री के जुड़ा है, कुछ काम वगैरह करता है तो उसके स्किल वगैरह देना है, क्योंकि उसका फिर उसके वजह से उसका लाइवलीहुड मतलब जो जीवन यापन वो बहुत अच्छा हो सके। तो अभी ये इतना ही। फिर दूसरा देख लेते हैं, नीति आयोग रिलीज सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021। यह एक्चुअली इसका एक मैंने कुछ पार्ट मैंने दिखाया था, इसका कुछ सब पिलर्स वगैरह दिया था, 11 सब पिलर्स है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डाला है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग है नेशनल इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक्चुअली नीति आयोग क्या है, ये जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया में पहले, तो उसको एक्चुअली रिप्लेस करके बनाया गया था। तो ये एक रिलीज किया सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स और EPI 2021। मोस्ट ऑफ द कोस्टल स्टेट्स आर द बेस्ट परफॉर्मर्स। मतलब जो कोस्टल स्टेट है इसमें वो लोग अच्छा परफॉर्म किया, तो इसमें जो रैंक 1 है वो गुजरात, सेकंड में है महाराष्ट्र, थर्ड में है कर्नाटका और फोर्थ में है तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे रैंक किया है। तो इसमें कुछ पिलर्स है, 4 पिलर्स है। द 4 पिलर्स एंड द रेशनल बिहाइंड द सिलेक्शन इज गिवन बिलो। 4 पिलर्स है, वो है पॉलिसी है, बिजनेस, सेकंड है बिजनेस इकोसिस्टम है, थर्ड है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, फोर्थ है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। मतलब ये सब के ऊपर डिपेंड करके एक्चुअली इसका रैंक दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है, द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स इज ए डाटा ड्राइवन इंडिवियर टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल एरियाज क्रिटिकल फॉर सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट प्रमोशन। मतलब जो एक्चुअली ये जो आइडेंटिफाई करता है, जो एक्चुअली फंडामेंटल जो मतलब भीद होता है, जो मेन होता है फॉर क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए कौन सी स्टेट मतलब कैसे काम कर रहे हैं वो देखने के लिए, एक्सपोर्ट को लिए प्रमोट कर रहा है, कितना मतलब सुविधा बेनिफिट दे रहा है वो देखने के लिए ये इंडेक्स निकाला जाता है। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए मेनली निकाला जाता है। द EPI और द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स रैंक स्टेट्स एंड यूटीज और यूनियन टेरिटरीज ऑन 4 मेन पिलर्स। क्या बोल रहा है, कौन सी पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसमें 11 सब पिलर्स है। तो 11 सब पिलर्स है, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन। इसके बाद क्या बोले, द इंडेक्स वॉज रिलीज बाई नीति आयोग वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार इन द प्रेजेंस ऑफ नीति आयोग CEO और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं, CEO और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी VVR सुब्रमण्यम एंड अदर डिग्निटरीज। ठीक है, तो अभी नीति आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। नीति आयोग जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी है और फॉर्म्ड हुआ था, मतलब हाँ गवर्नमेंट एजेंसी शायद ये। चलिए ये बाद में देख लेते हैं, मतलब फॉर्म जो हुआ था देख लेते हैं। एक्चुअली 1 जनवरी 2015 में ये फॉर्म्ड हुआ था और एक्चुअली ये रिप्लेस किया है, जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करके बना है, ये पहले भी मैंने बोला है। और इसका जो जुरिडिक्शन आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन होता है, इसका जो चेयरपर्सन होता है एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर होता है। एक्चुअली जो इंडिया का होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो होता है फॉर द ऑल द स्टेट्स, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है फॉर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, तो
इसका इसका तो इसका इतना ही। बाकी दूसरा देख लेते हैं न्यूज। और भी एक्चुअली सॉरी, इसमें और भी कुछ है। द इसमें वाइस चेयरमैन वगैरह है, सॉरी वाइस चेयरपर्सन वगैरह है, मेंबर्स वगैरह है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह है। चलिए ये दूसरा कुछ वीडियो में नीति आयोग के बारे में फुल जान लेंगे। तो अभी दूसरा न्यूज़ देखते हैं। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और CUET इन जुलाई फॉर UG एडमिशन और अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्लास 12 मार्क्स शुड नॉट काउंट। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअली UG एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएट, उसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, उसमें क्लास 12 का मार्क्स एक्चुअली काउंट नहीं होगा। तो क्या बोल रहे हैं, CUET 2022 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेट टू बी हेल्ड इन जुलाई। CUET is now a gateway for students to take admission in undergraduate courses in central universities across India। मतलब जो एक्चुअली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 इसका अंडर में ही एक्चुअली ये 2022 में होगा, और इसके माध्यम से अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया जाएगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में। यही बोला जा रहा है। क्या बोले, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और CUET इज ए कंप्यूटराइज्ड एग्जाम एंड विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NTA in 2022 to 2023 फॉर बोथ UG एंड PG कोर्सेज। मतलब फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। एज ऑफ नाउ द एग्जैक्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन as well as entrance exam has not been announced. However, UGC chairman said that Common University Education Test or CUET will take place in first week of July 2022। ठीक है, तो कब होगा ये, जो पहले होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 में होगा, और उसका पहले वो बोला था जो एक्चुअली उसका रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह भी अनाउंस नहीं हुआ। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन एंड स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। एक्चुअली जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा और वो स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 में। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, UGC और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इट्स नोटिस हैज मेंशन दैट CUET may also be adopted by state or private and deemed to be universities। ठीक है, following the path of JEE and NEET or National Eligibility Entrance Test, the CUET will also be conducted in 13 languages। These languages are Hindi, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Urdu, Assamese, Bengali, Punjabi, Udiya and English। ठीक है, तो और कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अभी बोल रहे हैं, और एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू कंडक्ट ए फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी टू ड्रॉ ए फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग लेवल्स एट द फाउंडेशनल लर्निंग स्टेज। दूसरा एक न्यूज़ देख लेते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट वगैरह से शायद ये आ सकते हैं क्वेश्चन। Recently, Hornbill Nest Adoption Program of Arunachal Pradesh celebrates a decades of successful conservation। ये जो हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2011 में, मतलब 2011 में शुरू हुआ था। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव है ये। यूनिक क्या है, एज इट ब्रिंग्स टुगेदर टू शेड्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोटेक्टर्स टू हेल्प हॉर्नबिल पेरेंट्स ब्रीड। लॉन्चेस एज ए पार्टनरशिप विथ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या बोलते हैं, लॉन्च्ड एज ए पार्टनरशिप विथ घोरा अफेयर सोसाइटी, ये लोकल NGO और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और PTR मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हॉर्नबिल के बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज। ठीक है, 26 आउट ऑफ द 62 species, 40% of hornbills are globally threatened or near threatened with extinction. All other species listed as least concern. The great hornbill is evaluated as vulnerable. It is protected at the highest level under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा न्यूज़ वगैरह बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छा रहिए और हेल्थी रहिए, मतलब अच्छा रहिए, हेल्थी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।